हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ, और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, आर एस का भाई है, यदि टी आर की माँ है तो पी का टी से क्या संबंध है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है, और ये जो प्रश्न है हमारा ब्लड रिलेशन से लिया गया है। और भी प्रश्न है, विषम की पहचान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों से अलग है। और भी प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर देख रहे हैं 2 से 4 बना है, 4 से 5 बना है, 5 से 11 बना है, 11 से 20 बना है, 20 से 36 बना है। तो ये बताइए 36 के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। और भी प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। ये नॉन वर्बल रीजनिंग से लिया गया। हमारे पास देख रहे हैं, हमारे पास एक एरो है, इसमें 2 एरो है, इसमें 3 एरो है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यही बात को बताना है। तो ऐसा ही प्रश्न इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 38 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 37 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, और पहला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर प्रश्न में जो बोला गया है वो बात को आप लोग पकड़िए। क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया कि देखो ध्यान से, ए और टी को, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ए आर टी से 20 बनाया है, ए टी से 20 बनाया गया है। यहाँ पर आगे क्या है, बी ए टी बैट से कितना बनाया गया है, 40 बनाया गया है। हम लोगों से जो पूछा गया है मेरे दोस्त, क्या पूछा गया, तो हम लोगों से पूछा गया है सी ए टी, कैट का कोड का होगा, यही बात को बताना है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर का लॉजिक लगेगा, ई लॉजिक को समझिए मेरे दोस्त। देखो, एक का स्थान कितना होता है, 1, और टी का स्थान कितना है, 20। इन दोनों को अगर हम गुना कर दें, ए का स्थान होता है 1 और टी का स्थान होता है 20, इन दोनों को गुना कर दे तो 20 आ जाएगा, बिल्कुल 20 आ जाएगा। ये बात को समझ लिए। जब ऐसा लॉजिक है तो यहाँ पर बी में जितना भी लेटर है सारे लेटर का मल्टीप्लाई 40 आना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पर भी करके हम लोग देखते हैं। बी का स्थान कितना होता है मेरे दोस्त, 2 होता है। ए का 1 होता है, और बी का सॉरी टी का 20 होता है। तो 20 से कम 20, और 20 दूनी 40, बिल्कुल 40 आ गया। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है, यही लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी का होता है 3, ए का होता है 1, और टी का होता है कितना, 20। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, और 3 गुना 20, 60 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 60। 60 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो 60 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर, कूट को पूरा करो। कूट को पूरा करो, जैसे कि देख रहे हैं सी डी से जी ए बना है, उसी प्रकार पी क्यू का संबंध क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क की जगह ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ देखेंगे सी और डी है ना। सी और डी से क्या बना दिया है, सी और डी से बना दिया है जी और ए बनाया है। यानी अब आगे हम लोगों को बनाना है जिस प्रकार इसमें रिलेशन होगा, सेम लॉजिक पी और क्वेश्चन मार्क, पी क्यू का संबंध क्वेश्चन मार्क से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मेरे दोस्त सी से जी कैसे बना है। सी का जो स्थान होता है एक्चुअल में होता है 3, और जे का स्थान एक्चुअल में होता है कितना मेरे दोस्त, 7। तो 3 से 7 बनाया गया, प्लस का 4 किया गया। बात को समझे। अच्छा, डी से ए बनाया है, डी का स्थान होता है 4, ए का स्थान होता है 1। तो 4 से 1 बनाया गया है,
माइनस का 3 करके। ये बात को समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझना पड़ेगा। यहाँ उसी प्रकार से हम भी कर देंगे, जो पहले p आया है इसमें कर देंगे प्लस का 4, और जो बाद में q आया है इसमें कर देंगे माइनस का 3। तो p का स्थान होता है 16, 16 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। अब 20वें स्थान पे जो लेटर आता है मेरे दोस्त वो t आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा t। क्यों का स्थान होता है 17, 17 में 3 को हम 17 में से 3 हम लोग हटाएंगे तो 14, और 14वें स्थान पे जो लेटर आता है मेरे दोस्त n आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा t और n। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, 12 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, आजकल हाल ही में ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विषम की पहचान करें। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन विषम होगा यही बात को बताना है। तो देखो यहाँ पर देख रहे हैं टी है, यहाँ पर एक बीच में लाइन है, और यहाँ पर टी का उल्टा बन गया है। ये बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर भी है, अब भी ज्यों करते हो नीचे उलट के बन गया है। एन है तो एन ज्यों करते हो बना है, लेकिन ए है तो ए उल्टा बना है। यहाँ पर लॉजिक जानते हैं क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर लॉजिक है जल प्रतिबिंब, एक मूल नंबर और उसका जल प्रतिबिंब साथ साथ दिया गया है। कैसे, टी होता है ऐसे, और इसका जल प्रतिबिंब जानते हैं कैसे बनता है, टी का जल प्रतिबिंब ऐसे बनता है। तो ये देख रहे हैं मूल नंबर, मूल लेटर और जल प्रतिबिंब दोनों को साथे साथे ऑप्शन ए में रखा है। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी में भी का भी जल प्रतिबिंब रखा है। ऑप्शन डी इसको भी जल प्रतिबिंब को साथे साथे रखा है। जबकि मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी में ऐसा बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों का मूल लेटर और उसका जल प्रतिबिंब साथे साथे दिया है। ये बीच में मान लीजिए दर्पण ही है, और इनका साथे साथ ये प्रतिबिंब है, ये मूल लेटर है। ये प्रतिबिंब और मूल लेटर साथे साथ दिया है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में ऐसा बात नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही। और ऑप्शन सी को किस ऑप्शन में रखा गया है मेरे दोस्त, ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन सी को किस ऑप्शन में रखा है, तो सी को ऑप्शन ए में रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि हमारा आंसर सही सी होगा, लेकिन इस सी को उसने ऑप्शन ए में रखा है, देख रहे हो, तो ऑप्शन ए होगा ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा यहाँ से ऑप्शन सी जो है ना यहीं से टिक कर देते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देख रहे हैं ऑप्शन ए को रखा गया है, इसीलिए सी हम गलत करेंगे, क्योंकि ऑप्शन सी को जिस ऑप्शन में रखा गया है वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी को उसने ऑप्शन ए में रखा है, इसीलिए ए होगा, ना कि ऑप्शन सी टिक नहीं करना मेरे दोस्त। ठीक है, ये गलती आज के बाद कभी नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर 2 है, 2 से 4 बना है, 2 4, उसके बाद में क्या है 5 है, उसके बाद में 11 है, और उसके बाद में 20 है, और 20 के बाद में क्या है मेरे दोस्त 36 है, और 36 के बाद में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताना है कि क्या होगा। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है, ध्यान से देखेंगे। इसमें लॉजिक कुछ नहीं है मेरे दोस्त, 12 सा सिंपल सा लॉजिक है, आपको नज़र से देख भी रहा होगा। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर जो लॉजिक है, देखो जिस नंबर को निकालना है ना उसके पिछले 3 नंबर को आपस में जोड़ो। जैसे हमें 11 बनाना है, तो यहाँ पर ये तीनों को जोड़ लो आपस में, ये तीनों को जोड़ो, इन तीनों को आपस में जोड़ कर देखो, तो 2 और 4 6, 2 और 4 6, 6 5 11 बन गया बिल्कुल। जिस नंबर को निकालना है उसके पिछले 3 को जोड़ो। अब 20 बनाना है, तो 20 एक पीछे से एगो छोड़ दो। अब इन 20 बनाना है ना, 20 बनाना है, तो ये तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ो, 5 और 4 9, ऐसे जोड़ो, पीछे को छोड़ दो, 3 को जोड़कर अगला नंबर बनाना है। 4 4 और 5 9, 9 और 11 20 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमें 36 बनाना है, तो 36 कैसे बनाएंगे, 5 11 और 20 को जोड़ेंगे, पिछले 3 को जोड़ेंगे, 1 2 3, ये पिछला 3 को जोड़ कर देखो, तो 5 में 11 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 20 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। ये बात आप बिल्कुल समझ गए। लेकिन क्वेश्चन मार्क निकालना, तो इसके पिछले के 3 को जोड़ेंगे, ये 3 को जोड़ लेंगे, 11 + 20 + 36 कितना हो जाएगा 11।
11 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 में 36 को जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 31 में हम 36 को जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 67 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 6 7 67, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक बार और हम समझा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। हम बता इसमें क्या रहे हैं, हम इसमें बता रहे हैं जिस नंबर को निकालना है उसके पीछे के 3 अंक को जोड़ कर देखो। जैसे 11 बनाना है तो 11 बनाना है तो इन तीनों को जोड़ दिए, 2 4 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अच्छा 20 बनाना है तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 20 बन जाएगा। 36 बनाना है तो इन तीनों को जोड़ दिए। तो क्वेश्चन मार्क बनाना तो 11 प्लस 20 प्लस 36 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। ये बात को आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 67 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रश्न क्या कह रहा है, शिमला मिर्च आ चटाई, शिमला मिर्च आ चटाई आ चूहा, इन तीनों के बीच में सही बिनारे कौन सा बनेगा, यही बात को बताना है। तो एगो बात हम बताते हैं मेरे दोस्त, शिमला मिर्च आ चटाई ये दोनों बिल्कुल अलग बात है, अलग अलग है। चूहा अलग है, चटाई अलग है, मिर्च अलग, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि चटाई या चूहा के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, शिमला मिर्च और चटाई के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, और शिमला मिर्च और चूहा के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। ये बात को तो सब कोई समझ गया होगा। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा ऑप्शन सी के जैसा, क्योंकि एक शिमला मिर्च हो जाएगा, एक हो जाएगा चटाई और एक हो जाएगा चूहा, इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है मेरे दोस्त। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों अलग अलग बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न, 8 का जो रिलेशन 36 के साथ में है वही रिलेशन 12 का क्वेश्चन मार्क के साथ में, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यही बात को बताना है। तो यहाँ पर क्या है, 8 है, 8 से हम लोगों को क्या बनाना है, 36 बनाना है। सेम उसी प्रकार मेरे दोस्त 12 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, क्वेश्चन मार्क की जगह के पे क्या आएगा, यही बात बताना है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त हम सभी लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एनालॉजी का प्रश्न है, तो एनालॉजी का प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आपको 3-4 पॉइंट बताता हूँ। जब भी एनालॉजी का प्रश्न है तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो दूसरा लॉजिक हम ढूंढते हैं क्यूब्स घन, अगर वो भी नहीं है तो हम तीसरा देखते हैं स्क्वायर, अगर ये भी नहीं है तब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, अगर ये भी नहीं है तब हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, सबसे पहले प्राइम देखेंगे, प्राइम तो है ही नहीं, क्यूब्स देखेंगे, क्यूब्स तो है नहीं, लेकिन स्क्वायर देख रहे हैं, स्क्वायर भी नहीं है, तो फिक्स है कि यहाँ 8 से 36 बना, 8 से 36 बना है, तो 8 से 36 12 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का ट्रिक लगेगा। लेकिन 8 से अगर यहाँ पर वैल्यू जो होती वो छोटी होती तो डिवाइड कर लगता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का ट्रिक लगेगा। कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ 8 से 36 बनाने के लिए क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, उस लॉजिक को पहचानो। 8 से 36 बनाने के लिए क्या लॉजिक है, देखो इसको 4 से गुना कर दिया गया, 8 चौका 32, अब प्लस 4 को जोड़ दिया गया, हो गया कितना, 36। अब पूछो ये 4 कहाँ से आया है मेरे दोस्त, जानते हैं 4 कहाँ से आया है, 8 जो है ना, इस 8 का आधा कितना होता है, तो 4 होता है, इसी 4 से गुना किया गया और इसी 4 को जोड़ा गया है, तो 8 गुना 4 32, अब 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर है 12, तो इस 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इस 6 से गुना किया जाएगा और इसी 6 को जोड़ दिया जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए इस 6 से गुना किया जाएगा और इसी 6 को जोड़ दिया जाएगा। 12 गुना 6 कितना हो जाएगा, 72, अब 72 में 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 78, और 78 किस ऑप्शन में दिया है भाई, 78 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा मेरे दोस्त, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और हाल ही में ये पूछा हुआ प्रश्न है एसएससी ने। विषम की पहचान करें, यहाँ विषम की पहचान करना, यहाँ पर का लॉजिक है मेरे दोस्त, सबसे पहले देखेंगे हम ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हम लोग 32 से बनाया गया है 65, कैसे 32 से 65 हम लोग कैसे बना सकते, देखो 32 को अगर हम 2 से गुना कर दें
देखो ऑप्शन नंबर ए में 32 को अगर हम 2 से गुना कर दे, 32 दूनी 64, आप प्लस 1 कर देंगे तो 65 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा इसको नीचे ही बना देते हैं हम, यहाँ इसको नीचे ही बना देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो समझने में। नीचे 32 से 65 बनाया गया है। देखो इस 32 को हम 2 से गुना कर देंगे तब 32 गुना 2 64, और 64 में 1 जोड़ देंगे तो बिल्कुल 65 बन जाएगा। यानी पहला नंबर से दूसरा नंबर बनाना बिल्कुल आसान हो गया। सेम लॉजिक यहाँ पर 12 से 25 बनाया गया है। कैसे, देखो ध्यान से कैसे, ये जो 12 है इसको गुना कर दिया गया 2 से, 12 दूनी 24, और 24 में हम प्लस 1 कर देंगे 25 बन जाएगा। अच्छा ऑप्शन नंबर डी में सेम लॉजिक, 26 गुना 2 कर देंगे 52, आप 52 में 1 हम जोड़ देंगे 53 बन गया। जबकि ऑप्शन नंबर सी में ऐसा बात नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी सही, क्योंकि 28 का केवल डबल ही किया गया है। तो 28 दूनी 56, बाकी सब में डबल करके +1 किया जा रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में ऐसा बात है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में केवल डबल किया गया। इसीलिए सबसे अलग ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को मेरे दोस्त जरूर समझ लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न है। अच्छा इस प्रश्न को करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन और निष्कर्ष से लिया गया है। तो क्या प्रश्न है, कुछ उपकरण मशीन है। देखो कुछ उपकरण मशीन है, देखो यहाँ से देखो एक हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ई वेन डायग्राम जैसे हो गया हमारा उपकरण का, मान लीजिए एक क्या हो गया उपकरण, उपकरण हो गया। ये कुछ उपकरण क्या है, मशीन है, तो मशीन के भीतर में आ जाएगा। ई हो गया हमारा मशीन, म से मशीन, ये बात समझ रहे हैं। कुछ उपकरण मशीन है, इसका वेन डायग्राम मेरे दोस्त इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या कहता है, सभी उपकरण गैजेट है, सभी उपकरण गैजेट है। तो ये जितना भी उपकरण है ये सभी उपकरण क्या है, गैजेट है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, सभी उपकरण क्या है मेरे दोस्त, गैजेट है। तो इसका गैजेट को हम ग लिख दिए, केवल गैजेट का ग से हमने लिख दिया। अब देखो मेरे दोस्त यहाँ से जो निष्कर्ष दिया गया वो निष्कर्ष सही है कि गलत है, पढ़ो। कोई भी मशीन गैजेट नहीं है। अच्छा एक बात बताते हैं मेरे दोस्त, पहला मेथड हम डायरेक्ट, आप वेन डायग्राम बिना वेन डायग्राम बनाए हुए भी तुम गलत कर सकते हो। हमारे पास दोनों स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो यहाँ पर कंक्लूजन दोनों नकारात्मक हो ही नहीं सकता, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन ए गलत। ठीक है, या तुम ऐसे भी इसको कह सकते हो मेरे दोस्त, यहाँ ऐसे भी कह सकते हो कि देखो कोई भी मशीन गैजेट नहीं है, कोई भी मशीन गैजेट नहीं है। ये है ना, देखो मशीन का इतना भाग गैजेट के भीतर आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी मशीन गैजेट नहीं है, जब इतना भाग गैजेट है तो काहे ऐसा बोला गया है, इसीलिए गलत। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, निष्कर्ष 2 को, कुछ मशीनें गैजेट है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मशीन का भाग है ना, ये बिल्कुल गैजेट के भीतर आ रहा है यहाँ से देखो, तो कुछ मशीनें गैजेट है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 9 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि 40 @2 हैज को 83 और 60 @2 हैज 5 को 125, तो 39 हैज @5 का क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ये बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो एक बार और हम आपको समझा देते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहने का मतलब है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 40, जो लिखा है ये बात को पहले समझिए। यहाँ पर क्या उसने लिखा है, सबसे पहले उसने लिखा है मेरे दोस्त 40, उसके बाद में क्या लिखा है, @ 40 अच्छा ऐसे करते हैं हम, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं @ और हैज को
40 एट द रेट हैज, 40 एट द रेट दू हैज 3 को 83 बनाने के लिए क्या करना होगा, जहाँ भी एट द रेट है ना मेरे दोस्त, उसके जगह पर यहाँ पर लिखते हैं, जहाँ भी एट द रेट है, जहाँ भी एट द रेट है उसके जगह पे तुम्हें गुना लेना है, और जहाँ भी हैज है मेरे दोस्त उसके जगह पे तुम्हें प्लस लेना है, तभी जाके ये प्रश्न बनेगा। तो देखो अब ये प्रश्न बन जाएगा आसानी से। तो ये बात आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं कि जहाँ एट द रेट है उसके जगह पे हमको क्या करना है, गुना करना है, और जहाँ भी हैज है ना उसके जगह पे हमें क्या करना है मेरे दोस्त, प्लस करना है। ये बात को समझ चुके हैं। तो जब समझ चुके हैं तो तुम आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर डायरेक्ट इस समीकरण को तुम उठा लो। समीकरण क्या है, समीकरण है 40 एट द रेट है, तो एट द रेट की जगह पर हम लोग गुना रखेंगे, रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद हैज है, तो हैज की जगह पे हमें क्या रखना होगा, प्लस, यहाँ पर 3। अब इसको सॉल्व करके देखो, 40 गुना 2, 40 दूनी 80, 80 में 3 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल 83 बन जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ गया आप लोग को। ऐसे ही देखो 60 एट द रेट दो हैज 5 को 125 कैसे लिखा है, 60 है ना। उसके बाद एट द रेट है, तो एट द रेट के जगह पे गुना 2, उसके बाद हैज है तो हैज की जगह पे प्लस 5, 60 दूनी 120 और 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 125, जो कि यहाँ पर 125 तो देबे किया है। सिमिलरली यहाँ पर 39 हैज तेरे एट द रेट का क्वेश्चन मार्क के साथ रिलेशन बता देना है, तो 39 है ना, 39। उसके बाद में क्या है, हैज है, तो हैज की जगह पर हम लोगों को प्लस रखना है। उसके बाद है 13, 39 नहीं 13 नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पर 39 लेना है, 39। उसके बाद में हैज है, तो हैज की जगह पे हम लोगों को प्लस लेना है। उसके बाद 13, ठीक है 13, एट द रेट के जगह पे गुना लेना है 5। अच्छा मेरे दोस्त, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बोडमास के तरीके से ही ना सॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल। अब हम इनको सॉल्व करेंगे बोडमास के तरीके से। तो ये 39 ऐसे ही ठीक है, बीच में प्लस, 13 गुना 5 कितना हो जाएगा, 13 पच्चे 65 हो जाएगा। अब इनको जोड़ कर देखो, 5 और 4 सॉरी 9 और 5, 9 और 5 14 के 4 हासिल कितना 1, 3 और 6 9, 9 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 104 आंसर। ये बात को समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल। 13 पच्चे 65 और 39, 65 में 39 को हम लोग जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा। और इस प्रश्न में मेरे दोस्त जानते हैं क्या लॉजिक था, एट द रेट जहाँ था उसके जगह पे तुम्हें गुना लेना है, और हैज जहाँ था उसके जगह पे तुम्हें प्लस लेना है, और कुल मिलाकर आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक आकृति दी हुई है, एक आकृति में क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, यही बात को बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे ध्यान से जो एरो था ना, एरो वाला जो नुकीला भाग है ये नीचे की तरफ है। अगली आकृति में एरो की एक वृद्धि हो गई, 2 हो गया, फिर अगली आकृति में 3 हो गया, तो अगली आकृति में कितना एरो होगा, 4 एरो होगा। अगली आकृति में 4 एरो होगा, क्योंकि पहला में 1 एरो, दूसरा में 2 गो, तीसरा में 3 गो, तो अगले में 4 गो एरो होगा। तो ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है कि 4 एरो होगा, ठीक है। अब देखो कि इसमें लॉजिक क्या लगा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो एरो का नुकीला भाग है वो नीचे की तरफ है ना। अगली आकृति में ये गया एरो, तो ये एरो घूम गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, फिर अगली आकृति में गया तो एरो घूम गया ऊपर की तरफ। ये बात को समझे, यहाँ पर किया क्या जा रहा है कि 90 डिग्री, ध्यान से देखिए, 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज का मतलब होता है घड़ी के चलने की दिशा में, ठीक है। 90 डिग्री घड़ी के चलने के दिशा में एरो जो है वो घूम रहा है। तो यहाँ पर एरो नीचे था, यहाँ पर एरो, यहाँ पर एरो ऐसे आएगा। तो यहाँ पर जो एरो का नुकीला भाग होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। 4 एरो ऐसे दिखाई देंगे, चारों एरो जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, एरो कभी भी नीचे की तरफ नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन बी गलत। एरो कभी भी एक एरो इस साइड में नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन डी गलत। अच्छा मेरे दोस्त, हमारे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये बताइए मेरे दोस्त, यहाँ भी स्क्वायर नहीं हो सकता,
यहाँ पे इसको जो माथा पे पीछे लगा हुआ है स्क्वायर नहीं है, ये समचतुर्भुज की तरह है, तो इसीलिए इसका स्क्वायर यहाँ पर नहीं हो सकता, इसीलिए ई गलत। बचा क्या? ऑप्शन ए, यही हो गया इसका राइट आंसर। तो ऐसे बनाया जाता है मेरे दोस्त नॉन बॉल्बर रीजनिंग को, ताकि आपको समय की बचत हो और कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इस प्रकार से बनाना होता है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुना और डी का अर्थ है भाग, तो दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा? यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं साइड में, हम लिख लेते हैं ए का अर्थ क्या है। ए का जो अर्थ है वो है प्लस, अब बी का अर्थ क्या है, बी का जो अर्थ है मेरे दोस्त वो है माइनस, और सी का अर्थ क्या है, जहाँ भी सी है ना वो सी का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, तो गुना है, और डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है भागा। ये बात को समझ चुके हैं तो इस समीकरण को तुम आसानी से अब सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 20, उसके बाद में 20 के बाद में क्या है बी, तो बी के जगह पे हम लोगों को माइनस लेना है 30, 30 के बाद में क्या है ए के जगह पे हम लोगों को प्लस लेना है 15, उसके बाद है सी के जगह पे हमें लेना है गुना 20, उसके बाद है डी के जगह पे हमें लेना है भाग। ठीक है, अच्छा अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे बोडमास के तरीके से। अब बोडमास क्या कहता है, BODMAS, बोडमास कहता है बी से ब्रैकेट, ओ से अप, जो इस प्रश्न में दिया ही नहीं, डी से डिवाइड दिया है, एम से मल्टीप्लाई दिया है, ए से एडिशन दिया है, एस से सब्ट्रैक्शन दिया है। सबसे पहले भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का काम होगा, उसके बाद प्लस का काम होगा, तब जाकर माइनस का काम होगा। ये बात को आप लोग समझ चुके हैं। जब समझ चुके हैं तो इसका आंसर तुम निकाल सकते हो। सबसे पहले भाग का काम होगा, तो 20 ऐसे ही ठीक है ना, 20 ऐसे ही ठीक है, माइनस का 30 ऐसे ही ठीक है, अब प्लस का 15 ऐसे ही ठीक है, बीच में गुना तो गुना। यहाँ देखो 20 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात समझ लिए हैं। अच्छा फिर से 20 ऐसे ही ठीक है, माइनस का 30 ऐसे ही ठीक है ना। अब गुना का काम होगा, तो प्लस 15 गुना 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 60 हो जाएगा। ये बात समझे। कलर को चेंज करते हैं। अब देखो प्लस वाले को एक साथ जोड़ो और माइनस वाले को एक साथ, तो 20 में 60 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 80 हो जाएगा। और 80 में से हम 30 को घटा देंगे, तो जब 80 में से 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 50 बचेगा। और 50 किस ऑप्शन में दिया है, तो 50 ऑप्शन सी में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो कितना आसान प्रश्न है। ऐसे सॉल्व किया जाता है, जहाँ भी जो चीज़ दिया गया है उसको अप्लाई करो। यानी ए का मतलब कह रहा है क्वेश्चन प्लस लेना है, बी का मतलब लेना है माइनस, सी का मतलब लेना है गुना और डी का लेना है भागा, तो जाके हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसको हम ट्रिक से नहीं बताते हैं मेरे दोस्त, इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइनली करेंगे क्या, इसमें टोटल विषम दिन 29 जून 2010 तक, जब से कैलेंडर बना तब से लेकर 2010 तक टोटल विषम दिन हम लोग जोड़ लेंगे। और विषम दिन जोड़ने के बाद जो भी विषम दिन आएगा, जब हमारा कैलेंडर बना था तो पहला दिन क्या था, सोमवार, पहला दिन सोमवार था, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार, सातवां दिन रविवार। ये बात को आप लोग समझिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, जब कैलेंडर में पहले 100 बरस बीते तो इस 100 वर्ष में टोटल विषम दिन जो निकल के आता है मेरे दोस्त 5 आता है। कभी बता देंगे आपको। जब कैलेंडर में 200 वर्ष बीता तो जाके विषम दिन आया है कितना, 3 आया है। जब टोटल कैलेंडर में 300 वर्ष बीता तो इसमें टोटल विषम दिन आया है, जानते हैं कितना, 1 आया है। और जब कैलेंडर में पूरा 400 वर्ष बीता तो विषम दिन की संख्या कितनी आई थी, 0 आई थी। ये बात को आप लोग समझिए। कभी भी इसको हम निकाल कर बता देंगे कि क्यों आता है ऐसा। अच्छा ये 4 है ना, 4 के मल्टीप्लाई जैसे 800 है ना, इसमें भी विषम दिन 0 होगा। 4 के मल्टीप्लाई अगर 1200 ले ले तो इसमें भी विषम दिन 0 होगा। 4 का 0 होगा। 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 1600 ले ले, इसमें भी विषम दिन हो जाएगा 0। अच्छा 0 हो जाएगा। और 400 के मल्टीप्लाई अगर हम 2000 ले ले, इसमें भी विषम दिन कितना होगा, 0। कुल मिलाकर ये बात हम कह सकते हैं कि 400 के जितना भी मल्टीपल है सारे में विषम दिन 0 आता है। इसको याद रखेंगे बस। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं।
आपको 29 जून 2010 तक टोटल विषम दिन निकाल लेना है। अच्छा, इस प्रश्न को करने से पहले एक बात हमें बताइए मेरे दोस्त, क्या 2010 वर्ष पूरा हो चुका है? बिल्कुल नहीं हुआ है। 2009 वर्ष पूरा हो गया है, लेकिन 2010वां वर्ष में केवल 29 जून तक ही खत्म हुआ है। अभी पूरा 2010 का साल खत्म नहीं हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? टोटल विषम दिन इसमें हम लोग काउंट करेंगे। 2010 का हम महीना लिख लेते हैं, प्लस 2009 हम लिख सकते हैं, क्योंकि जनवरी प्लस जनवरी के बाद में फरवरी, जनवरी फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद मई, तब जाके जून आया है, मई जून। उसके बाद में मेरे दोस्त 2000 हम 9 लिखेंगे। अब पूछिएगा भैया 9 काहे लिखेंगे? तो 9 हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि मेरे दोस्त जो 2010वां वर्ष है ना, 10वां वर्ष का ही महीना हम लिख लिए हैं। ये जो महीना लिखे हैं ये 10वां वर्ष का है, इसीलिए वर्ष में 2009 लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसमें दूसरा तरीका क्या लगाते हैं, उस तरीके को आप लोग समझिए। अच्छा, एक बात और बता देते हैं मेरे दोस्त, जो हमारा महीना होता है अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 गो जो महीना होता है मेरे दोस्त वो 30 दिन का होता है, बाकी सब 31 दिन का होता है। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे। जनवरी में कितना दिन होता है? जनवरी 31 का महीना होता है। फरवरी हम कितना लेंगे मेरे दोस्त? फरवरी 28 का लेंगे, क्योंकि 2009 क्या है? सामान्य वर्ष है। मार्च महीना 31 दिन का होता है। अप्रैल जो महीना होता है मेरे दोस्त वो 30 दिन का होता है। मई जो महीना होता है वो मेरे दोस्त 31 दिन का होता है। जून में दिया गया तारीख कितना है? 29। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 2000 लिख सकते हैं, चाहे चलो 2000 प्लस ये 9 को अलग से लिख सकते हैं। आई 9 में आए हुए लीप ईयर को भी हम ऐड करते हैं, 9 में आए हुए लीप ईयर को भी ऐड करते हैं। तो 9 को लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भागा कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर। बस इन सारे को जोड़ लो, आप विषम दिन निकाल लो। ठीक है, चलो अब इनको 7 से भाग देकर छोटा ही कर लो, ताकि जोड़ने में दिक्कत ना होगी। 31 को जब हम 7 से भागा करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। जब 28 को 7 से भागा करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0। प्लस जब 31 को 7 से भागा करेंगे 3, जब 30 को 7 से भागा करेंगे 2, जब फिर से 31 को भागा करेंगे तो 3, जब 29 को 7 से भागा करेंगे तो 1। प्लस हमने अभी आपको बताया कि जो 2000 वर्ष होगा इसमें विषम दिन टोटल 0 होगा, क्योंकि 4 के मल्टीपल में है ना। प्लस 9 को हम 7 से भागा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस शेषफल आई 2 तो पहले से दिया है। इन सब को ऐड करो। अब इन सब को तुम ऐड करके देखो, ऐड करो। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 कितना हो गया? 11 और 2 13, 13 2 15। फिर से काउंट करो, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? लग रहा है कहीं गड़बड़ हुआ है। कैसे? कहीं गड़बड़ लग रहा है हमें। 31 जनवरी, 31 फरवरी, 28 मार्च, 31 अप्रैल, 30 मई, 31 जून, 29। 31 को जब हम 7 से भागा करेंगे तो रिमाइंडर 3, 28 को 7 से भागा करेंगे तो रिमाइंडर 0, 31 को 7 से भागा करेंगे रिमाइंडर 3, 30 को 7 से भागा करेंगे रिमाइंडर 2, फिर से 31 को 7 से भागा करेंगे रिमाइंडर 1, 29 को 7 से भागा करेंगे रिमाइंडर 1। अच्छा, 2000 में 0, 9 को 7 से भागा करेंगे तो 2 और 2। बस अब इनको तुम जोड़ो तो कितना हो रहा है? 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 2 16। बिल्कुल कितना आ रहा है मेरे दोस्त? 16 आ रहा है। तो इस 16 को 7 से भाग करेंगे फिर से, क्योंकि विषम दिन 7 से 12 हो ही नहीं सकता। तो 7 दूनी 14, यहाँ से कितना आ गया? 2 आ गया शेषफल। अच्छा, ये बताइए दूसरा कैलेंडर जब बना तो दूसरा दिन कौन था? जब कैलेंडर बना तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन क्या था मेरे दोस्त? मंगलवार। तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया है, तो दूसरा दिन हो जाएगा हमारा मंगलवार, ऑप्शन बी। तो मेरे दोस्त इस प्रश्न को ऐसे बनाया जाता है। कुल मिला के केवल विषम दिन काउंट करना होता है, ट्रिक याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रिक को तुम भूल जाओगे और आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2000 में इसलिए हमने तोड़ा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2000 में विषम दिन 0 आ जाएगा। 9 को अलग हमने कर लिया। अब फिर से ये 9 में आए हुए लीप ईयर को भी हम जोड़ते हैं, क्योंकि 9 वर्ष बीता उसमें लीप ईयर आया होगा कि नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को अब समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है 13 नंबर, इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखो हमारे पास एक पेपर था, इस पेपर को ऊपर की तरफ मोड़ा, फिर जाके इसको इस तरह मोड़ा, हमारे पास इतना बचा हुआ है। इसमें 4 हमने कट लगा दिया, जैसे हम यहाँ पर 12 सा आकृति बनाते हैं। एक हमारे पास इतना बड़ा पेपर था, इस पेपर को जब हमने मोड़ा है तो इतना ही भाग बचा हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किए हैं, कट लगा दिए हैं। यहाँ पर क्या किए हैं, 4 कट लगा दिए हैं। यहाँ पर बना दिए हैं चतुर्भुज, यहाँ पर एक सर्किल है, यहाँ भी एक सर्किल है, यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बना दिया है और यहाँ भी एक चतुर्भुज बना दिया। इसका हम लोग जब खोलेंगे इस पेपर को तो कैसा दिखाई देगा। तो लास्ट में हमने मोड़ा है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले खोलेंगे यहाँ पर, इस बेस पे खोलेंगे। तो इस बेस पे क्या करना मेरे दोस्त, तुम दर्पण लगा देना, दर्पण, और इसका दर्पण प्रतिबिंब बना दो, काफ़ी आसान हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा चतुर्भुज, यहाँ पर आ जाएगा सर्किल, फिर यहाँ पर आ जाएगा सर्किल, यहाँ पर आ जाएगा चतुर्भुज। ये बात को समझ चुके हैं आप लोग, बिल्कुल समझ चुके हैं। अब हम इस बेस पे खोलेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ मोड़ा गया था, तो इस बेस पे खोलेंगे तो यहाँ पर हम लगा देंगे दर्पण, और इसका हम लोग प्रतिबिंब बना देंगे। तो सबसे पहले एक आएगा यहाँ से ऐसे, एक हो जाएगा ऐसे, ई वाला ऐसे बनेगा, ई वाला ऐसे बनेगा। ई ऊपर वाला सर्किल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर चतुर्भुज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या मेरे दोस्त चतुर्भुज आ जाएगा, यहाँ पर फिर से सर्किल आ जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, यानी कि बीच में कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बीच में 4 सर्किल आना चाहिए। बीच में 4 सर्किल नहीं दिया गया है। देखो ऑप्शन नंबर डी में बीच में 4 सर्किल नहीं दिया गया है, गलत। बीच में 4 सर्किल नहीं दिया है, गलत। बीच में 4 सर्किल नहीं दिया गया है, गलत। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी सही, क्योंकि इसमें बीच में 4 सर्किल दिया गया है। और कुल मिला के हूबहू ऐसा ही ऑप्शन सी में बन भी रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 के विपरीत संख्या ज्ञात करें, क्या होगा। नंबर 1 जो लिखा है इसका विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत। तो मेरे दोस्त हम सभी आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी डाइस का प्रश्न आपके सामने आए ना, तो आप वहाँ पे 3 ट्रिक यूज होती है। पहला 1 कॉमन ट्रिक होता है, हो सकता है वन चीज़ कॉमन हो। दूसरा 2 कॉमन ट्रिक होती है, और तीसरा होती है नो कॉमन ट्रिक। ये तीनों में से कोई ना कोई लगेगा, गारंटी है। तो यहाँ देखेंगे ये दोनों में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में 1 कॉमन ट्रिक लग गया। 1 कॉमन ट्रिक का मतलब एक चीज़ कॉमन है, तो एक चीज़ कॉमन है, तो जो चीज़ कॉमन है उसको हम लोग ऊपर और नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। पहली आकृति में 1 के बाद क्लॉकवाइज में हम लोग घूमेंगे, तो 1 के बाद क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद में 6 आएगा। तो पहली आकृति में 1 के बाद में 4 आया है, 4 के बाद में क्या आया है, 6 आया है। दूसरी आकृति में 1 के बाद में 2 आया है, 2 के बाद में 5 आया है। 1 के बाद में 2 आया है और 2 के बाद में 5 आया है, ठीक है। ऐसा करने से मेरे दोस्त, ऐसा करने से मेरे दोस्त, जो एक दूसरे का ऊपर आता है एक दूसरे का अपोजिट होता है। एग्जाम्पल 5 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 5, यहाँ पर 2 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 2। अच्छा वो नंबर कौन सा है जो नहीं दिख रहा है, वो नंबर 3 है। एक नंबर 3 है जो छिपा हुआ है, वो 1 का अपोजिट आ जाता है। 1 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 1। हमारा आंसर क्या होगा, हम लोगों से 1 के ही विपरीत पूछा है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये हमारा पहला तरीका हो गया। आप इसको एक तरीका और हम आपको बता सकते हैं। जरूरी थोड़ी भी है कि हम लोग क्लॉकवाइज में घूमे, हम एंटी क्लॉकवाइज में भी घूम सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज दूसरा मेथड, यहाँ 1 1 तो कॉमन है, बिल्कुल सही है। जो चीज़ कॉमन है उसको हमने ऊपर नीचे लिखेंगे। पहली आकृति में अब हम एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे, 1 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद में 4 आएगा। अच्छा दूसरी आकृति में 1 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 2 आएगा, 1 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 2 आएगा। आज जो नहीं दिख रहा है वो 1 के अपोजिट आएगा। ऐसा करने से भी 6 का अपोजिट 5 आ गया, 5 का अपोजिट 6 आ गया, 4 का अपोजिट 2 आ गया, 2 का अपोजिट 4 आ गया, 1 का अपोजिट 3 आ गया, 3 का अपोजिट 1 आ गया। हम लोगों से पूछा 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा सही, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट प्रश्न और 15 नंबर प्रश्न। क्या है प्रश्न मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। प्रश्न है पी क्यू का भाई है, ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न को करने से पहले हम इसको फैमिली ट्री बनाकर आंसर सिखाते हैं। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं
हैं, जहाँ भी पुरुष जेंडर होता है उसको हम लोग त्रिभुज में बंद कर देते हैं, महिला जेंडर होता है उसको हम लोग सर्किल में बंद कर देते हैं, और जो शादीशुदा होते हैं उन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल लगाकर हम ऐसे बनाते हैं। तो ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, आंसर आप जल्दी कर सकते हैं। चलिए, यहां पर बोला गया पी क्यू का भाई है, पी जो है वो क्यू का भाई है, पी जो है वो क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, इसका मतलब पी क्या है, पुरुष जेंडर है, तो इसको हम बंद करेंगे त्रिभुज में। अच्छा, एस पी का पिता है, जो एस है वो पी से पिता है, पी का पिता है तो पी से ऊपर आएगी, तो एस आ जाएगा ऊपर, पी का पिता है, ये भी पिता है तो ये पुरुष जेंडर होगा। आगे प्रश्न करता है आर एस का भाई है, एस का भाई कौन है, आर, तो आर यहाँ पर बन जाएगा एस का भाई, अब भाई है इसलिए ये भी बंद हो जाएगा त्रिभुज में। आगे पॉइंट करते यदि टी आर की माँ है, जो टी है ना वो आर की माँ है तो आर से ऊपर आएगी, अब माँ है इसका मतलब महिला जेंडर है, इसीलिए इसको सर्किल में हमने बंद कर दिया। हमारा कुल मिलाकर प्रश्न बन चुका है, फैमिली ट्री बन चुका है, इनसे कितना भी प्रश्न पूछे हम आसानी से दे सकते हैं। हम लोगों से प्रश्न पूछा गया तो पी का टी से क्या संबंध है, ये बताइए, जो पी है ना वो टी का कौन है, यही बात को बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे टी का बेटा है आर, आर का भाई है एस, इसका मतलब एस जो है ओ टी का बेटा हुआ। अच्छा, एस जो है ओ टी का बेटा हुआ, अब बेटा का बेटा है पी, यानी टी का बेटा एस, एस का बेटा पी, तो बेटा के बेटा को क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, पोता बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।